जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की जियोग्राफी, यानी 6 की जियोग्राफी है। पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज हम इसको बड़ी आसानी से आसान भाषा में समझते हैं कंप्लीट चैप्टर को। और आप आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। हर किसी को अच्छा लगता है, यानी कि जब सूर्यास्त अच्छा अस्त होता है तो सबको अच्छा ही लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी जब सूर्य ढलता है तो जब शाम होने लगती है तो यानी कि इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसकी संख्या बढ़ जाती है जो तारे टिमटिमाते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, यानी जो आसमान में तारे हैं उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जब शाम हो जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। मानो आकाश में क्या जड़े हैं? हीरे जड़े हैं। आगे हम बात करते हैं। आकाश में हीरे जड़े हैं, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक। इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग अलग तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी आप पूर्ण चंद्रमा को पूर्ण चंद्रमा को एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी आप एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा उसे हम कहते हैं। समझे? आगे देखते हैं। 15 दिन बाद आप इसे यह नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। 15 दिन बाद दिखाई देता, 15 दिन बाद नहीं दिखाई देता है। वही अमावस्या रात होती है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ और आप आसमान का अच्छा अवलोकन अच्छी तरह से तो कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? यानी क्या आश्चर्य? किस बात पे आश्चर्य? हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा एवं छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी जब दिन होता है तो हम छोटी छोटी चमकीली जो रात में हमको दिखाई पड़ते हैं, और दिन होता है तो नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी सूर्य जब उग जाता है 9 10 11 12 बज जाते हैं, तो वही जो हमको रात में दिखाई पड़ते हैं बहुत छोटे छोटे और कुछ टिमटिमाहट वाले, वो हमको दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों? तो वही आगे बात करते हैं। नहीं देख पाते हैं, वही कहता है ऐसा क्यों। तो बात करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। यानी कि जो शाम को हम रात को 8 7 8 9 बजे जो देखते हैं, वो दिन में इसलिए क्योंकि दिन में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश
उनके आगे बहुत बहुत तेज हो जाता, अत्यधिक अत्यधिक हो जाता है। तो उस सूर्य के प्रकाश की वजह के कारण हम उनको नहीं देख पाते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं चमकती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। समझिएगा। सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। समझिएगा। आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। यानी ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को हम तारा भी कहते हैं, यानी तारा कहते हैं। तो आई ये पैराग्राफ समझे होंगे। आगे बात करते हैं। एक एक ऐसे ये प्रैक्टिकल ऊपर करके दिखाया गया है, तो उसको हम एक फिगर के द्वारा, आइए कुछ ये जो लिखा है आइए कुछ करके देखें, तो उसको हमने सिंपल सा एक फिगर में आपको हमने समझाया है। इसमें कह रहा है कि आप एक टॉर्च लीजिए। एक हमने टॉर्च ले ली, मान लीजिए इसको बना लीजिए टॉर्च। ओके। फिर कह रहा है कि एक शीशा, एक कांच लीजिए। मान लीजिए हम इसको एक कांच ले लिए, ये वाला भाग हमने कांच ले लिया, ये वाला। फिर इसमें कह रहा है एक एक कागज चिपकाइए, सटाइए, फिर उसमें ऐसे छेद करिए। फिर इस टार्च का प्रकाश इस पे लगाइए, इस पे लगाइए। तो ऐसा उसमें छेद होंगे, तो ऐसा कमरे का कुछ ऐसा नजारा होगा। तो वही इसमें दिखाई बताने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, लेकिन हम में से बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम सूर्य की गर्मी को हम देखते हैं, तो गर्मी ठंडी जो भी है महसूस कर लेते हैं। लेकिन जो हमको ये तारे चमकाई पर चमकते हैं, ध्रुव तारा या जो भी छोटे छोटे जो होते हैं ये, तो इनका क्यों नहीं है? क्योंकि ये अत्यधिक दूर होने के कारण, तो इनका ना ही इनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस करते हैं। ये छोटे भी होते हैं, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए आप मान लीजिए एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आग आप मान लीजिए गांव में हैं, तो आप पूरे गांव को नहीं देख सकते हैं, एक साइड जो भी है। लेकिन आप बहुत दूर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूरा गांव दिखाई पड़ता है। यानी कि किसी चीज को दूर से देखोगे तो वो छोटे हिस्से में समा जाती है, यानी जब उसको देख सकते हैं। तो इसमें कहता है, आप अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं देती हैं, छोटी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई, आप लोग ऊंचा जहाज, ऊंचाई पर उड़ता हुआ जहाज अवश्य देखे होंगे, कितना छोटा होता है। लेकिन उसमें सवारी कितनी आ जाती है? 200, 300, 400, 500, 800 तक की आ जाती है, उसमें 200 तक की आ जाती हैं। तो वही है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल देख सकते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल, यानी यह सप्तऋषि, यानी सात, सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र आरसा मेजर भाग में है, में आरसा मेजर का भाग है। आपने परिवार व पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए
कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों तथा नक्षत्रों को दिखाइए। प्राचीन समय में लोग प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, तब तारों की सहायता से दिशा का पता लगाते थे। उत्तरी उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा किधर निकलता है? उत्तर साइड में निकलता है। आसमान में हमेशा एक ही स्थान में रहता है, ध्रुव तारा आसमान में एक ही उत्तर दिशा में ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लेनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड प्लेनेटाई प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। किसका अर्थ हुआ? प्लेनेटाई। इसका अर्थ हुआ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य में से प्राप्त करती है, जो कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को हम बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आइए कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं क्या है। ये हमारे रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं। ये हमारा एक फिगर दिया है, उसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता हमारा है? ये सूर्य है। फिर क्या है? उसके पास बुध है। फिर या आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए एक और रोचक देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं? इसको देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द आप लिख सकते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के साथ समान और अन्य ग्रह के में प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्ति करते हैं। उनमें से कुछ अपने पास चंद्रमा भी है। और आगे देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है सौर मंडल। क्या है सौर मंडल? क्या है सौर मंडल? देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह
उपग्रह कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। यानी एक बार फिर से समझिएगा इसको। कह रहा है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। चलिए सूर्य पढ़ लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अभी ऊपर हमने चित्र में देखा, सूर्य कहाँ सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, यानी अत्यधिक गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज एवं ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमें हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है। फिर से एक बार इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल के केंद्र में है। केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, पहला पॉइंट। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस हम नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे दूर है। अब दूर कैसे कितना है? 15,000 किलोमीटर दूर है। तो ये सूर्य समझे होंगे। आगे हमारा है ग्रह। ग्रह वाला हम देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से सूर्य से दूरी के अनुसार वे ये हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। कौन कौन से हैं? देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपको याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं। ये एक तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस। इससे आप एक तरीका है याद करने का। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नहीं, जो हमने 8 पढ़े हैं, इस सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध शुक्र बुध बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इससे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पहला पॉइंट। यह रा, यह रास, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन्हें हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। यह कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक 2 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, यानी 2003 में यूबी 313, सिरस
तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। पहले एक रोचक देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी फिर से इसको क्लियर करते हैं, प्रकाश की गति जो है, यानी जो हमको सूर्य का जो प्रकाश यानी पृथ्वी तक जो पहुंचता है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आएगा वो कितनी देर में आएगा, वही लिखा है। जबकि इसकी चाल कितनी है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है, 3 लाख। तब भी इसको यहाँ आने में कितना समय लगता है, पृथ्वी पे 8 मिनट का समय लग जाता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जीके में पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी। तो इससे पहले हम आप यहाँ तक कि आ गए हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं, कि हमारे साथ आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर हाँ, हम सर अभी भी वीडियो में ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं और अपने माता पिता का नाम अच्छे से आगे रोशन करेंगे। क्योंकि मैं आसान भाषा में इस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, जो आपको पढ़ने वाले लग रहे हैं कि उनको या कुछ कमज़ोर हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, उनके पास ये ज़रूर वीडियो भेजिए और उनको कहिए कि सर बहुत आसान भाषा में समझाते हैं और पढ़ाते हैं, और जिससे उनका भी समझ में आ जाएगा। उनको ऐसा लगता होगा कि हम ही कम पढ़ने में कमज़ोर हैं। नहीं, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है, उसको टीचर ने ही कमज़ोर बना दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त को भेजिए जो बहुत पढ़ने में कमज़ोर है, उसको बोलिए कि सर ऐसा पढ़ा देंगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और फिर चलो आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितनी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है। पृथ्वी आकार में कितना है, पांचवा है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यानी चपटी मतलब है आपस में जुड़ी चपटी, बिल्कुल नहीं देखते आप लोग चपटी, एक में बिल्कुल सटे हो जाना। यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। समान आकार जीवन के लिए अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है उसी के अनुकूल, यानी एक ही जैसे में मिल जाना, उसी का अनुकूल वर्त। अनुकूल अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी जीवन के अनुकूल, अभी इसको हम और क्लियर करते हैं। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यानी सबसे यूनिक है। क्योंकि यहाँ ना तो पृथ्वी अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है, सांस भी ले सकते हैं। जबकि चंद्रमा में वहाँ एयर नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं, आगे आप समझे होंगे अच्छे से। और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सबसे यूनिक है। यहाँ हर एक चीज, सब कुछ लगभग मिल जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ जीवित रह पाते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। यानी आप चंद्रमा पे जाएंगे तो वहां से आप देखेंगे पृथ्वी को, तो कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। क्योंकि इसकी दो तिहाई पानी से ढकी हुई है। कितनी, यानी दो तिहाई का मतलब समझते हैं। दो तिहाई मतलब होता है कि लगभग आधे से ज्यादा, लगभग आधे से ना ज्यादा पानी से ढकी हुई पृथ्वी, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि यह आधे से ज्यादा पृथ्वी
पानी से घिरी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। आइए एक और रोचक तथ्य देखते हैं जो कि आपके जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो इससे आप पता चल जाएगा। नील नील आर्मस्ट्रांग जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले सबसे पहले कहाँ पे चंद्रमा पर वो कदम रखा। आइए देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि हमारा सैटेलाइट वहां पहुंच चुका है। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के के व्यास का केवल एक चौथाई है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चंद्रमा यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह सबसे यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। समझिएगा, कायदे समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। अभी तो यहाँ सूर्य को आने में पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लग जाता है, जबकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है प्रकाश। आगे देखते हैं कुछ उपग्रह। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इस पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। इनसेट इनसेट IRS एडुसैट। ये जो हमारे किसमें मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह हैं जो कि मौसम की जानकारी वही बताता है। इसमें ब्रह्मांड में संचार यानी कि संचार मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ चीज में जाने के मौसम विज्ञान हो गया। वो रॉकेट घूमता रहता है जिससे हमको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है या नहीं है, भूकंप आने वाला है या नहीं। जो भी हवाएं चलती है उससे पता चल जाती है। रॉकेट का परीक्षण। तो ये आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। जीवित एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है? ये तो क्वेश्चन होगा, इसकी बात बाद में करते हैं। पृथ्वी का एक लगभग चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में चंद्रमा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी वहाँ जीवन अनुकूल नहीं है। वहाँ ना ऑक्सीजन ना ही पानी है। ऐसा पता लग पानी तो शायद है वहाँ, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं तो वहाँ जीवित रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अनुकूल नहीं। इसकी सतह पर पर्वत है, यानी वहाँ पहाड़ पर्वत हैं। मैदान एवं गड्ढे हैं, यानी बहुत गड्ढे हैं। चंद्रमा की छाया बनाते हैं सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र कहते हैं। फिर एक बार फिर से क्लियर करते हैं इसको। तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले ही विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए।
ये हमारा क्षुद्र था। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। अब कायदे उल्टा उल्का पिंड करने के बाद थोड़ा आपको मोटिवेट भी कर देते हैं। और आप कक्षा 6 क्लास में हैं, आप ज्योग्राफी पढ़िएगा और सभी साइंस पढ़िएगा, मन से पढ़ाई और मैथ्स भी पढ़िएगा, सभी विषय पढ़िएगा। और आगे और आने वाले समय में आप जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला भी नहीं है। और पढ़ाई को एक मजेदार तरीके से पढ़ना है, उसको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है। और एक समझ के पढ़ोगे तो पढ़ाई में मजा आएगा। फिर पढ़ाई से जब मजा आएगा तो उसमें आपको कभी थकान नहीं होगी। और जब थकान नहीं होगी तो आपका दिल करेगा हर समय पढ़ने का। और तो इससे जो भी कुछ करना चाहोगे कर लोगे। तो आगे बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर 5 मिनट में 2 मिनट में भी क्लियर करते हैं इसको। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने छोट वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। समझिएगा। पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है, यानी ये गिरने वाले भी होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड गिर जाता है कभी कभी, तो वहां गड्ढा भी यानी गड्ढा भी बन जाता है। और आगे देखते हैं। क्या आपने अपने क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी देखी है? एक तरह चमकदार रास्ते को देखा जाता है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, मिल्की वे तार आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस इस प्रकार आ, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों बादलों के गैसों की एक एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो कितनी अच्छी बात लिखी है। आप जो भी आप इसमें क्या लिखा है? क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों का आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस में आपका स्थान कहाँ है? पृथ्वी है हमारे, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा लोगों का स्थान है। तो ये अभ्यास प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। तो आपको हम ये अभ्यास प्रश्न भी करवा देंगे। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने आसानी भाषा में आप भी कर लेंगे। यदि नहीं भी कर पा रहे तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम एक क्वेश्चन भी करवा देंगे। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है, तो भी हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम आपको ये सब करवा देंगे। इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, बस 5 10 मिनट का काम है, हम आपको करवा देंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं इसी के अगले चैप्टर में। बाय बाय, सब खैर।